व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग आ गए हैं डे 4 ऑफ इकोनॉमिक्स और आज नेशनल इनकम का थ्योरी पोर्शन लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल इनकम विल बी टेकिंग वन मोर क्लास, कल की क्लास और लेगा नेशनल इनकम। कल मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अच्छे इसके, तो हमारा फिर वो वाला काम कंप्लीट होगा। आई होप आपने सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली होंगी। कॉमेंट सेक्शन में मोटिवेशन जीवित रखना है, लिख देना है जाके सर डे 4 डन, जस्ट 17 more days to go and we are very much motivated। गिरने नहीं देना मोटिवेशन को, चलते रहना है। जैसे 3 दिन करें, आज चौथा दिन हो जाएगा भाई, पता भी नहीं चलेगा। अगले 16-17 दिन और तुम्हारा पूरी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और नेशनल इनकम को लास्ट में लेके चलते हैं। इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ आज, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। सर ये जो बाहर से इनकम आती है, ये जो हमने एनएफआईए फीफा माइनस फीटा पढ़ा था, इसके अंदर कौन कौन सा पैसा होता है? तो ये एग्जाम में कई बार आया है, तो याद रखना। एक तो होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनका पैसा। दूसरा, कुछ लोगों को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है, यानी प्रॉफिट्स एंड रेंट। तो प्रॉफिट्स, रेंट, रॉयल्टी, इस तरीके की इनकम वो जाती है। और तीसरी होती है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि कुछ लोगों की सेविंग्स। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास एनएफआईए में 3 कंपोनेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने: नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डन सर। सर एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब फीफा और फीटा बराबर होंगे। पॉजिटिव कब होगा? जब फीफा ज्यादा होगा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम होगा। नेगेटिव कब होगा? जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा होगा और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम होगा, है ना। चलो सर एग्रीगेट्स के बारे में आपने बता दिया था कि नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं जल्दी से बताओ? 4 डोमेस्टिक के, 4 नेशनल के। हाँ जी सर। डोमेस्टिक के कौन कौन से होते हैं? देखो, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। अब सर इनकी अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो बच्चों मैं तुम्हें मेन चीज बता दूं एक जरा फटाफट से। क्या वो मेन चीज है? सबसे पहले तो ये समझो कि ग्रॉस दिया हुआ है तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस, और अगर एमपी है तो एमपी में मार्केट वैल्यू यूज होगा, और अगर एफसी है तो एफसी में मनी वैल्यू यूज होगा, क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस नहीं होते ना। तो याद रखना, एमपी में हमेशा मार्केट वैल्यू, देखो यहां पे मार्केट प्राइस है ना एमपी, तो यहां पे मार्केट वैल्यू वर्ड यूज होगा। एफसी में हमेशा मनी वैल्यू वर्ड यूज होगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द ग्रॉस, इट रेफर्स टू द ग्रॉस, इट रेफर्स टू द नेट, इट रेफर्स टू द नेट, क्योंकि वो नेट के हैं दो। एमपी है तो मार्केट वैल्यू, एफसी है तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने चाहिए, बाकी सब जगह सेम चलेगा। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको याद रखना है बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एमपी है तो वर्ड मार्केट वैल्यू चलेगा, एफसी है तो मनी वैल्यू चलेगा। ठीक है, ऐसे ही नेशनल के आएंगे, बस जी की जगह एन लग जाएगा। It refers to the gross market value of all the final goods and services produced by normal residents। अब देखो यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल में तो सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल रेजिडेंट ने करा हो। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मनी वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे क्या था? प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ये आ जाता है। तो डन सर। नेशनल वाले भी डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, और कुछ नहीं, तुम्हें सब पता है इसके अंदर। इसके बाद डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है? डोमेस्टिक इनकम बच्चों एक टेरिटरी कॉन्सेप्ट है। टेरिटरी मतलब जितनी भी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं वो डोमेस्टिक इनकम में आती है। नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर नहीं करती, उसमें मैटर करता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। प्रोड्यूसर इसके अंदर
ऑल प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, चाहे वो हमारा रेजिडेंट हो चाहे वो हमारा रेजिडेंट ना हो। इसके अंदर वो सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। डोमेस्टिक में एनएफआईए नहीं आता, नेशनल में एनएफआईए आता है। इसके बाद क्या है सर, नेशनल इनकम की डेफिनेशन पीछे आई गई थी। उसके बाद नेशनल इनकम के सर कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स होते हैं बच्चों, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब आ रहे हैं बच्चों प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। बच्चों जो प्रिकॉशंस है ना वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और आपको ये भी बताएंगे कि क्या चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, क्या चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इसीलिए प्रिकॉशंस को बड़े ध्यान से लर्न करना, एग्जाम में भी आ सकते हैं और इससे आपको ये भी पता रहेगा कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होना है, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होना। अपनी कॉपी को आप फटाफट से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तरफ लिख लो आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एक तरफ लिख लो आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, देखो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सर इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, तो इंटरमीडिएट को नॉट इंक्लूडेड में लिखो। सर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बेटा इंटरमीडिएट से तो अभी फर्दर प्रोडक्शन होनी है ना, अगर तुमने उनको ऐड कर दिया तो फिर फर्दर प्रोडक्शन होगी, वो फिर ऐड हो जाएगा, तो 2 बार ऐड हो जाएगा। तो नॉट इंक्लूडेड में लिखो इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होते। तो सर कौन से इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडेड में लिखो फाइनल गुड्स। ठीक है, तो जो आपने एक कॉलम बनाया नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, तो यहां पे तो लिखो इंटरमीडिएट गुड्स और यहां पे लिखना फाइनल गुड्स। ठीक है, और यही सबसे पहला प्रिकॉशन भी है। दूसरा क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, बच्चों एक बार हो गए होंगे ना जब वो पहली बार बिका होगा, तो याद रखो नॉट इंक्लूडेड में सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो सर इंक्लूड क्या होगा, सेल एंड परचेज ऑफ न्यू गुड्स। यार न्यू गुड्स का मतलब ये फाइनल गुड्स, सही है, सेकंड हैंड इंक्लूड नहीं होते। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड में लिखो डोमेस्टिक सर्विसेज। सर डोमेस्टिक सर्विसेज कौन सी होती हैं, देखो बच्चे जितनी भी आपके घर में सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे आपकी मदर की, हाउसवाइफ की, कोई ऐसी सर्विस जो आपके घर में प्रोड्यूस हुई है जो मार्केट में गई ही नहीं, इनको नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या इंक्लूड होंगी, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये कभी मार्केट में जाती नहीं। अब मेरी मम्मी मेरे लिए घर में इतना सारा काम करती हैं बट वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनका जो भी उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज करा है उसकी पैसे में नहीं हम तोल सकते यार, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मनी की टर्म्स में हम उनको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो घर में हो रही हैं जिनको पैसे की टर्म्स में तोलते हैं, जैसे सर्विस ऑफ सर्वेंट्स, सर्विस ऑफ मेड्स, वो इंक्लूड होती हैं, ये ध्यान रखना। तो जो डोमेस्टिक वाइफ की सर्विसेज हैं और हाउस वाइफ की हो गई और मदर्स की हो गई, जो घर में सर्विसेज हो रही हैं, किचन गार्डनिंग हो गया, ये सब इंक्लूड नहीं होता बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। तो डोमेस्टिक सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं होंगे, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन होंगे इंक्लूड। ये तो मैंने आपको बताया था, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो भी गुड्स आपने अपने कंजम्पशन के लिए बनाए हैं ये इंक्लूड हो जाएंगे। सर ये क्यों इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी हम मनी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको हम पैसे की टर्म्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या इंक्लूड होगा, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है सर, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। इंक्लूडेड में लिखेंगे बच्चों इंप्यूटेड रेंट, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये क्या है सर, देखो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब होता है कि जितने भी लोगों के पास अपने खुद के घर होते हैं, ठीक है, सपोज चिंटू के पास अपना घर है, चिंटी के पास अपना घर नहीं है, चिंटी रहती है रेंट पे, तो जो सर्विसेज चिंटू फ्री में एंजॉय कर रहा है चिंटी उसी के लिए पे कर रही है। चिंटी के पास अपना घर नहीं है तो चिंटी रेंट पे कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जिन लोगों के पास अपने खुद के घर हैं वो लोग वो रेंटल सर्विसेज फ्री में एंजॉय कर रहे हैं, राइट, जो कि कोई और पैसे देके एंजॉय कर रहा है। तो जितना एक एस्टिमेटेड रेंट उस बिल्डिंग का बनता है, जितना एक इंप्यूटेड रेंट उस बिल्डिंग का बनता है, वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे एक एस्टिमेटेड बेसिस पे।
ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जितना भी इम्प्यूटेड रेंट होगा, इम्प्यूटेड का मतलब एक एस्टिमेटेड रेंट होगा ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का, वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन इन्वेंट्री तो फॉर्मूला का ही पार्ट है, तो इंक्लूडेड में लिख देंगे चेंज इन इन्वेंट्री। तो बच्चों कुछ आपको प्रिकॉशंस याद करने हैं और आपकी कुछ टेबल तैयार हो गई कि क्या नेशनल इनकम में आता है, क्या नेशनल इनकम में नहीं आता, क्या क्या आता है। शायद ये थोड़ा डार्क को दिख ना रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं। सबसे पहले फाइनल गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ न्यू गुड्स, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या नहीं आएगा? इंटरमीडिएट गुड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, डोमेस्टिक सर्विसेज या फिर नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, डन सर। वैल्यू एडिड के प्रिकॉशन समझ में आ गए। वैल्यू एडिड अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या स्टेप्स हैं? ये स्टेप्स आपको ऐसे ही फॉलो करके चलने हैं, ऐसे ही एग्जाम में लिख के आने हैं। कई बार आ जाता है बोनस क्वेश्चन है यार, करना ही क्या है, स्टेप्स बताओ। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? फाइंड आउट जीवी ऑफ एमपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड ऐड देम ऑल। ठीक है, उसके बाद यू विल फाइंड जीडीपी एट एमपी, देन डिडक्ट डेप्रिसिएशन, डिडक्ट एनआईटी, यू विल फाइंड एनडीपी एट एफसी, देन एड एनएफआईए, यू विल गेट नेशनल इनकम। ऐसे लिख के आ जाना है। ठीक है, तो वैल्यू एडिड मेथड के कुछ स्टेप्स है, ये टेबल बना देना और एज इट इज ध्यान रखना कि पहले आप डोमेस्टिक इनकम पे जाके दिखाओगे, फिर आप नेशनल इनकम पे, सीधा नेशनल पे मत जाना। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, फिर डोमेस्टिक इनकम, फिर नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में भी ऐसे ही करना है, पहले जीडीपी एमपी, फिर डोमेस्टिक इनकम, फिर नेशनल इनकम। इनकम मेथड से तो आते ही हम डोमेस्टिक पे हैं, तो वहां से सीधा नेशनल पे जा पाएंगे। ओके, इस चीज का ध्यान रखना अगर स्टेप्स लिखने को आ जाए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब है हमारे पास हमारा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बच्चों? इनकम मेथड के फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कहाँ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, कैश, काइंड किस तरीके से चलता है, ये सब हम कर चुके हैं। ओके, डन सर। प्रिकॉशंस, आइए जी फटाफट से हम प्रिकॉशंस याद कर लेंगे। अब वापस से आप लोग अपने इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले टेबल पे आ जाओगे। बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बहुत सारी हम नहीं लिखेंगे, उसी पेज को कंटिन्यू करना बच्चों। ठीक है, इधर मैं नॉट इंक्लूडेड लिख रहा हूं और इधर मैं इंक्लूडेड लिख दूंगा। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड और इंक्लूडेड। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम्स, जितनी भी इनकम बिना कुछ मेहनत करे मिलती हैं, जैसे स्कॉलरशिप, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, ये नहीं आएंगी। ट्रांसफर इनकम्स ये इंक्लूड नहीं होंगी बच्चों, क्योंकि ये बिना प्रोडक्शन के हुई हैं। ठीक है, क्या इंक्लूड होंगी? फैक्टर इनकम्स। आपकी टेबल तैयार हो रही है बहुत बढ़िया इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड की। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होगी? ट्रांसफर इनकम। क्या इंक्लूड होगी? फैक्टर इनकम। डन सर, समझ में आ गया। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब है बच्चों शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये इंक्लूड नहीं होंगे। ध्यान रखना, जब भी आप शेयर बेचोगे, डिबेंचर बेचोगे, बॉन्ड बेचोगे, तो उससे होने वाली इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? सिर्फ टाइटल का ट्रांसफर हो रहा है, ऑनरशिप चेंज हो रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही इसके अंदर। ओके, लेकिन अगर ब्रोकरेज हुई, ब्रोकरेज या फिर कमीशन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ऑन सेल ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, तो वो इंक्लूड होगी, ये याद रखना। कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन है ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो इंक्लूड होगी। ये सारे प्रिकॉशंस बच्चों याद रखने, एग्जाम में आ जाते हैं। राइट द प्रिकॉशंस विच आर टू बी यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम मेथड। तो क्या बोलोगे? ट्रांसफर इनकम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलोगे? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होगा। तीसरा आप क्या बोलोगे? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स नहीं होगा। चौथा क्या आता है? विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी वगैरह, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। नॉट इंक्लूडेड में लिखो विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट वो इंक्लूड होगा, वो ऑलरेडी आप लिख चुके हो।
पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो पिछली सेविंग्स का है ना, तो यहां पे लिख लो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। बच्चों ये थोड़ा सा ना लर्न करने वाला टॉपिक है आज वाला, तो ये आपको बैठ के याद करने पड़ेंगे कि क्या इंक्लूड होंगे क्या इंक्लूड नहीं होंगे, इसको भूलना नहीं है ना। तो थोड़ा सा लर्निंग वाला टॉपिक है आज, कुछ टॉपिक्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। अब मैं आपको समझा तो रहा हूं लेकिन आपको ये बैठ के साथ साथ याद भी करने पड़ेंगे, तभी मैंने आपको बोला था कि एफर्ट लगेगा इस सीरीज के अंदर। तो कल 4 बजे से पहले पहले तैयार कर लेना, कल 4 बजे तक का टाइम है ना। तो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो पिछली सेविंग्स में से है, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे उसका कुछ इंपैक्ट नहीं होता, राइट। तो ये सारे प्रिकॉशंस बच्चों हमारे पास कौन से मेथड में आते हैं, इनकम मेथड में, जो हमें याद रखने हैं। ओके डन सर, ये लिख लिया सबने। अब इनकम मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालना हो तो क्या स्टेप्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब कुछ जोड़ दो, सही है। सब कुछ जोड़ देंगे तो डोमेस्टिक इनकम पे आ जाएंगे। सब कुछ जोड़ने का क्या मतलब है, सीओई प्लस, यहां प्लस आएगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, सीओई, इन सबको जोड़ोगे, प्लस है ये, इन सबको जोड़ोगे तो आप यहां आ जाओगे डोमेस्टिक इनकम पे, फिर इस पे एनएफआई जोड़ोगे तो आप नेशनल इनकम पे आ जाओगे। ठीक है, डन हो गया सर, ये भी समझ गए, इनकम मेथड भी समझ में आ गया। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं तो इसमें कुछ खास है नहीं आपके पास। एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे पहुंचोगे आप नेशनल इनकम पे, पहले 4 चीजों को जोड़ो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। जोड़ते ही जीडीपी एट एमपी पे आओगे, डेप माइनस करो, एनआईटी माइनस करो, डोमेस्टिक इनकम पे आओगे, एनएफआईए जोड़ो, नेशनल इनकम पे आ जाओगे। ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिकॉशंस, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रिकॉशंस। सर कौन कौन से प्रिकॉशंस, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वापस से आ जाओ अपनी उसी वाली टेबल पे। व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, इधर मैं नॉट इंक्लूडेड लिख दूंगा, इधर मैं इंक्लूडेड लिख दूंगा। तो व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, व्हाट इज टू बी नॉट इंक्लूडेड। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, कई बार आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, फाइनल गुड्स पे आएगा, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, लिखा ही हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब वही गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, है ना, ये भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। सर ये तो ऑलमोस्ट सारे वही पहले वाले ही हैं। हाँ, जब आप वैल्यू एडिड और इनकम मेथड के पढ़ लेते हो ना, तो एक्सपेंडिचर के सारे पहले वाले ही हैं। देखो अगला कौन सा है, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इसका मतलब वही, अगर आप शेयर खरीद रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो, बॉन्ड खरीद रहे हो, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इनकी कमीशन होगी सर। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ट्रांसफर वाली तो वो होंगी ना जो मुफ्त में दी गई है, फैक्टर हो जाएंगी सर। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स सर नहीं इंक्लूड होंगे, लेकिन इन पे होने वाली कोई ब्रोकरेज कमीशन सर वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो गाइज हम लोगों ने तीनों ही मेथड्स के प्रिकॉशंस पढ़ लिए, स्टेप्स पढ़ लिए, मैक्सिमम पोर्शन हमारा नेशनल इनकम का हो चुका है। अब कल एक क्लास और लगाएंगे, कल मैं आप लोग को करा दूंगा इसके अंदर मेनली नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कल आपको एक शीट भी दूंगा जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, तुमने इंट्रो में देखा होगा, वो शीट कल आपको मिलेगी। एंड उसके बाद हम लोग कल एक रियल इनकम नॉमिनल इनकम वाला पार्ट बचा है वो करेंगे, नेशनल इनकम, जीडीपी एंड वेलफेयर करेंगे और यूनिट समाप्त। तो आज आपका क्या क्या होमवर्क है बच्चों, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आज आपका होमवर्क है सर, ये देखो अकाउंट्स में आपके पास क्या क्या होमवर्क है। एक तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है, दूसरा फंडामेंटल्स का रिवीजन जरूर लेना है बच्चों। फंडामेंटल का रिवीजन नहीं लोगे तो भूल जाओगे, जितने कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े हैं, सीखे हैं, उन सबको एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी कॉपी में जहां नोट्स बनाए। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 का रिवीजन लेना है, चैप्टर 3 का रिवीजन लेना है, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग एक बार लेनी है दोबारा से, हेडिंग पढ़ लेना बस। 1, 3, 2 को लर्न करना है, रीड करना है, राइट करना है, जितना मैंने करवाया है साथ साथ करते चलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, मेरा एश्योरेंस है, ठीक है। और इको में तुम्हारे पास काफी काम है, एक तो लर्निंग,
आज वाले सारे के सारे स्टेप्स लर्न करने हैं तीनों मेथड के, प्रिकॉशंस लर्न करने हैं, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड लर्न करना है, और फॉर्मूला सारे याद करके आना, ताकि कल जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करें तो गलती ना हो। इतना काम करके आना है सर। 4 दिन से हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 17 दिन और तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। ऑलराइट, तो डरना नहीं है, मेहनत करनी है, डट के खड़े रहना है। सिचुएशन कोई भी हो, बीमार हो, रिलेटिव्स आए, कोई कुछ भी बोले, तुम पीछे मत हटना, मेहनत करते रहना, करियर तुम्हारा ही बनने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स में लिखना मत भूलना, वही तुम्हारा मोटिवेशन है और मेरा भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।